हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत कंसेप्चुअल है, बहुत लॉजिकल है। इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और यह क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है और डेफिनेशन लिख दिया जाता है, लेकिन थोड़ा इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या इस टॉपिक में हिडन बात क्या है, एनालिसिस करेंगे और इसको कितना इजी बनाया जा सकता है उस पर काम किया गया है कि सिंपलेस्ट वे इसका बताने का क्या क्या हो सकता है और फैक्चुअल को लेते हुए सिंपलेस्ट बात बताना है। कैसे इसको हम बताएंगे, इसको हम शुरू करते हैं। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से अगर देखिएगा, पूरा वीडियो अच्छा से समझिएगा। अब एक वीडियो को 2-4 बार देखिए, 2-4 बार देखने से क्लैरिटी डेवलप होगा। अब क्लैरिटी डेवलप होगा तब आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, तब आपको अपने से भी आप लिख सकते हैं। तो जब तक पूरा वीडियो 2-4 बार नहीं देखिएगा तब तक बहुत सारा एक बार में क्लियर नहीं होगा। 2-4 बार देखिएगा तब बहुत सारा बात समझ में आएगा हम क्या करना चाहते हैं। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स। यह लुब्रिकेंट का ही पार्ट है, क्योंकि लुब्रिकेंट को समझने के लिए विस्कोसिटी इंडेक्स के बिना लुब्रिकेंट समझना नहीं आप समझ पाइएगा। लुब्रिकेंट तभी समझ पाइएगा जब विस्कोसिटी इंडेक्स समझ आइएगा। इसलिए हम लोग पहले शुरू करेंगे विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी देखो, विस्कोसिटी का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे विस्कोसिटी का मतलब क्या है। तो पहला है कि विस्कोसिटी लिक्विड का प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी लिक्विड का प्रॉपर्टी है। तो विस्कोसिटी जब ही आएगा तो लिक्विड की बात आएगा, फ्लूइड की बात आएगा, आयल की बात आएगा, पानी की बात आएगा, हनी की बात आएगा, टूथपेस्ट की बात आएगा, पीच की बात आएगा। ये सब विस्कोसिटी में। तो पहले देखते हैं विस्कोसिटी क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी लिक्विड के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, या फ्लूइड भी कह सकते हैं आप लोग। यहाँ लिक्विड नहीं, फ्लूइड कहने से होता है जो फ्लो करता है, इसमें गैस भी आ जाएगा, लिक्विड भी आ जाएगा, तो इसीलिए फ्लूइड कहिए, लिक्विड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। विस्कोसिटी का पहला मतलब है, इसको फ्रिक्शन से आप समझिए। जो फ्रिक्शन काम करता वही काम विस्कोसिटी करता है। तो रिसेम्बल्स विथ फ्रिक्शन, रिसेम्बल्स विथ फ्रिक्शन, रिसेम्बल्स विथ फ्रिक्शन, विथ फ्रिक्शन। अब इसको सुनिए। विस्कोसिटी में, विस्कोसिटी अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ बात बता रहे हैं, तब विस्कोसिटी पढ़ाएंगे तो आप लोग एंजॉय कीजिएगा, अच्छा फील कीजिएगा। तो विस्कोसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। किसी लिक्विड का विस्कोसिटी कहने से मतलब क्या लगता है कि यह फ्रिक्शन से मिलता जुलता काम है। जो काम सॉलिड में फ्रिक्शन करता है वही लिक्विड में विस्कोसिटी करता है, रिसेम्बल्स विथ फ्रिक्शन। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट, विस्कोसिटी समझने के पहले कुछ हम एग्जाम्पल देंगे, तब विस्कोसिटी समझ में आएगा, तब विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे, तब समझ में आएगा। मान लो ये बीकर में हम पानी ले लिए। विस्कोसिटी समझाने के लिए सब हम कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा विस्कोसिटी समझ जाइए। एक बीकर में हम पानी ले लिए, वाटर है। एक और बीकर ले लिए, एक वाटर इज टेकन इन ए बीकर, दूसरा बीकर में हम हनी ले लिए, हनी ले लिए।
दूसरा बीकर में हनी ले लिए, हनी। हनी। और थर्ड बीकर में हम मानी कि टूथपेस्ट भर दिए, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट यह एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा विस्कोसिटी समझने में हेल्प करेगा। एक बीकर में हम पानी ले लिए, दूसरा बीकर में हनी ले लिए, और तीसरा बीकर में टूथपेस्ट ले लिए। अब एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पानी में क्या होगा। देखिए, इसमें जो पानी है तो इसको थोड़ा सा हम फोर्स देंगे तो वाटर गोज टू फार अवे। अपर लेयर का वाटर फार अवे, कुछ दूर तक पानी मूव करेगा। वाटर गोज टू फार अवे। तो पानी वाला बीकर पे जब हम थोड़ा सा हम सेक करेंगे तो पानी कुछ दूर तक छिलक कर चला जाएगा। लेकिन यही अगर हनी के बीकर को हम सेक करेंगे तो अपर लेयर का जो हनी है वो नहीं मूव करेगा, हल्का फुल्का मूव कर सकता है, हल्का सा मूव करता है। और सॉस के बोतल में जब हम सेक करेंगे या टूथपेस्ट के बोतल के जब हम मूव कराएंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि वाटर का पानी जो है फ्लो कर गया, हनी नहीं फ्लो किया, हनी कम फ्लो किया, और टूथपेस्ट बिल्कुल ही नहीं फ्लो किया। इसका मतलब है कि वाटर अगर फ्लो किया थोड़ा सा फोर्स देने पर, इसका मतलब इसका विस्कोसिटी कम है। हनी बहुत कम फ्लो किया, इसका मतलब विस्कोसिटी हाई है। टूथपेस्ट बिल्कुल ही नहीं निकला उससे, इसका मतलब विस्कोसिटी मैक्सिमम है। इसका मतलब है विस्कोसिटी क्या बताता है, तब विस्कोसिटी उसके फ्लो होने का टेंडेंसी बताता है, विस्कोसिटी उसका थिकनेस बताता है। तो वाटर का विस्कोसिटी कम है, हनी का विस्कोसिटी हाई है, और टूथपेस्ट का विस्कोसिटी मैक्सिमम है। तो विस्कोसिटी का पहला मीनिंग आप लोग क्या समझिए, थिकनेस से समझिए, थिकनेस। जो जितना थिक होगा उसका विस्कोसिटी उतना हाई होगा। अब आप लोग समझिए कि वाटर, हनी और टूथपेस्ट में ज्यादा थिक कौन दिखता है? टूथपेस्ट, मतलब उसका विस्कोसिटी हाईएस्ट है। उसके बाद हनी, विस्कोसिटी उससे कम है, और वाटर का विस्कोसिटी और कम है। तो विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग थिकनेस से समझिए, थिकनेस। जो जितना थिक होगा उसका विस्कोसिटी उतना हाई होगा, और जो जितना थिन होगा उसका विस्कोसिटी उतना कम होगा। तो यह बात तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है, वाटर को बहुत सारा लेयर में डिवाइड कर दिए हैं। प्रत्येक लेयर एक दूसरे को अपोज करता है। तो यह आपको हेल्प करेगा विस्कोसिटी को और समझने में। देखिए, एक वाटर है, वाटर इज फ्लोइंग, मतलब उसमें वाटर में बहुत सारा लेयर है। तो यह जो लेयर है इसको हम लोग रेफरेंस सरफेस कहते हैं। वह वाटर, जैसे बीकर में हम पानी ले लिए हैं, तो बीकर का जो बॉटम हो गया वो रेफरेंस लेयर का काम करेगा, या रेफरेंस सरफेस का काम करेगा, रेफरेंस सरफेस। अब बीकर के ऊपर जितना पानी है वह लेयर का काम करेगा, इसीलिए इसको रेफरेंस सरफेस कहते हैं।
तो यहाँ एक बात आप लोग देखिए कि रेफरेंस सरफेस से यहाँ पर अपर लेयर का पानी देखिएगा, अपर लेयर का पानी जो है, अपर सरफेस का पानी, इसका वेलोसिटी हाई है। उसके नीचे आएंगे तो इसका वेलोसिटी कम होगा, उसके नीचे आएंगे तो उसका वेलोसिटी और कम होगा, उसके नीचे आएंगे तो वेलोसिटी और कम होगा, उसके नीचे आएंगे तो वेलोसिटी और कम होगा, उसके नीचे आएंगे तो वेलोसिटी और कम होगा, और रेफरेंस सरफेस पर जब आएंगे तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि रेफरेंस सरफेस से जितना ऊपर जाते हैं वेलोसिटी बढ़ता है, रेफरेंस सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यह पॉइंट हम लिखेंगे पहला। इसके पहले एक चीज हम लिख देना उचित समझते हैं, द लेयर इन कंटैक्ट विथ रेफरेंस सरफेस इज सपोज टू बी स्टेशनरी। वह लेयर जो रेफरेंस सरफेस से जुटा हुआ है उसको हम लोग फिक्स मान लेते हैं। द लेयर in contact with reference surface, contact with reference surface आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेफरेंस सरफेस इज सपोज टू बी स्टेशनरी। उसको हम लोग रेस्ट मान लेते हैं। क्यों रेस्ट मानते हैं बताएंगे, अभी मान लीजिए कि रेफरेंस को हम लोग स्टेशनरी मान लेते हैं, सपोज टू बी स्टेशनरी। यही आपको हेल्प करेगा विस्कोसिटी समझने। रेफरेंस सरफेस पर जो लेयर है वह स्टेशनरी है, इसी के हेल्प से हम लोग विस्कोसिटी समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो लेयर इन कांटेक्ट विथ रेफरेंस सरफेस इज सपोज टू बी स्टेशनरी। इसका मतलब है कि रेफरेंस सरफेस पर जो लेयर इसका वेलोसिटी जीरो है, और रेफरेंस सरफेस से जितना हम ऊपर जाएंगे, एज वी गो अप फ्रॉम रेफरेंस सरफेस, वेलोसिटी ऑफ एडजेसेंट लेयर इंक्रीजेज। इसी बात को समझना है। इसका मतलब है कि रेफरेंस सरफेस से हम इस लेयर पर आएंगे, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसके ऊपर लेयर पर आएंगे वेलोसिटी और बढ़ेगा, इसके ऊपर लेयर पर वेलोसिटी और बढ़ेगा, इसके ऊपर जाएंगे वेलोसिटी और बढ़ेगा, इसके ऊपर जाएंगे वेलोसिटी और बढ़ेगा, अपर सरफेस का वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो एज वी गो फ्रॉम रेफरेंस सरफेस वेलोसिटी इंक्रीजेज, एज वी गो फ्रॉम रेफरेंस सरफेस वेलोसिटी इंक्रीजेज, as we go from reference surface velocity increases। क्या लिखे हैं, as you go from reference surface velocity of each successive layer increases, velocity of each successive layer increases, velocity of each successive layer increases, each successive layer increases। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर आए, माने कि इस लेयर का वेलोसिटी v1 है, तो इस लेयर का वेलोसिटी v2 होगा, तो v1 से v2 ज्यादा हो गया, और ऊपर वेलोसिटी v3 होगा, यह और अधिक हो गया, v4 होगा और अधिक होगा, v5 होगा और अधिक होगा, v6 होगा और अधिक होगा। इसका मतलब है कि रेफरेंस v1 से अधिक है v2, और v2 से अधिक है v3, और v3 से अधिक है v4, और v4 से अधिक है v5, और v5 से अधिक है v6। तो रेफरेंस लेयर से जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वेलोसिटी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि
कि प्रत्येक लेयर का वेलोसिटी डिफरेंट है। जो सेकंड लेयर का वेलोसिटी है, जो इस लेयर का वेलोसिटी है, इसके ऊपर का लेयर वेलोसिटी नहीं है। ईच लेयर मूव्स विद डिफरेंट वेलोसिटी। तीसरा बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट निकला। तो ऑल लेयर डू नॉट मूव विद सेम वेलोसिटी। थर्ड पॉइंट, all layer do not move with same velocity. All layer do not move with same velocity. Same velocity. यहीं पर विस्कोसिटी, यहीं से विस्कोसिटी का ऑरिजिन आपको मिलेगा कि प्रत्येक लेयर का वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है। यहीं से विस्कोसिटी का ऑरिजिन मिलेगा। अब विस्कोसिटी क्या है समझ में आएगा। तो यह पॉइंट, 3 पॉइंट जरूरी है। द लेयर इन कंटैक्ट विथ रेफरेंस सरफेस इज सपोज टू बी स्टेशनरी। एज यू गो फ्रॉम रेफरेंस सरफेस, वेलोसिटी ऑफ each successive layer increases, or all layer do not move with same velocity. देखिए मान लीजिए कि यह एक लेयर है, एक लेयर है जिसका आर्बिट्रेरी मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 हम मान लीजिए, और यह जो लेयर है इसका वेलोसिटी v1 मान लीजिए। अब यह फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस। तब आप लोग देख कर कह सकते हैं कि v1 और v2 में कौन बड़ा है, व्हिच इज ग्रेटर। तो क्लियर है कि जो अपर लेयर है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1, v2 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब हो गया कि फिक्स सरफेस से जितना हम अपर जाएंगे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया, वेलोसिटी बढ़ेगा। यहां पर एक टर्म आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक टर्म आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? अब सवाल है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट की जरूरी क्यों पड़ा, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका जरूरी क्यों पड़ा। हम देख रहे हैं कि फिक्स सरफेस से जब ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ता है, इतना ही बात इसमें है। इसका वेलोसिटी अगर v1 है, इसका वेलोसिटी v1 है, तो v1 से वेलोसिटी v2 का ज्यादा है। तो फिर यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट की क्यों जरूरी पड़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, मान लिया कि इसका वेलोसिटी v1 है, तो ये फिक्स सरफेस से मान लीजिए कि x1 डिस्टेंस ऊपर गए हैं, तो फिक्स सरफेस से जब x1 डिस्टेंस ऊपर गए हैं तो इसका वेलोसिटी v1 हो गया है। ठीक, और इससे और मान लिया कि फिक्स सरफेस से x2 डिस्टेंस ऊपर गए हैं, इसका वेलोसिटी v2 हो गया है। इसका मतलब है कि जब x1 डिस्टेंस, x1 हाइट पर हम जाते हैं तो वेलोसिटी v1 हो जाता है। ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज किया
मान लीजिए v1 हो गया, इंक्रीज किया, तो यूनिट हाइट ऑफ वेलोसिटी कितना इंक्रीज करेगा? तो v1 अपॉन x1। इसका मतलब है कि यूनिट हाइट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज किया v1 x1। सेकंड केस में देखिए कि जब x2 हाइट पर हम जाते हैं, x2 हाइट पर जाते हैं, तो वेलोसिटी इंक्रीज किया, मान लिया कि v2, तो यूनिट हाइट ऑफ वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया? v2 बाय v1, v2 बाय v1। तो यह जो v2 बाय v1 है, इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट हाइट is called velocity gradient. Is called velocity gradient. Velocity gradient. अब यहां पर फिर देखिए, इस लेयर का वेलोसिटी कितना है? v1 है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा? v1 बाई x1। इस लेयर का वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट v2 बाई x1। एक बात यहां पर बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, लेयर से जब ऊपर जाते हैं, एज वी गो अवे फ्रॉम फिक्स सरफेस, वेलोसिटी इंक्रीजेज, लेकिन प्रत्येक लेयर पर वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहेगा। इसका मतलब है, यही इसका ब्यूटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का यही ब्यूटी है कि फिक्स सरफेस से जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, एक लेयर से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहेगा। इसका मतलब है कि v1 बाई x1 का जो वैल्यू होगा, E बराबर v2 बाई x2। तो प्रत्येक लेयर का फिक्स सरफेस से वेलोसिटी तो बढ़ता है, लेकिन वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम रहता है। इसको ऐसे भी समझ लीजिए, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। मान लेते हैं कि फिक्स सरफेस से 32 सेंटीमीटर जब हम ऊपर गए हैं, इसका वेलोसिटी मान लिया कि 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब फिक्स सरफेस से मान लिया जाए 62 सेंटीमीटर ऊपर गए हैं। अब कहता है कि यहां पर वेलोसिटी निकाल दीजिए, क्या होगा? तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक लेयर का वेलोसिटी ग्रेडियंट फिक्स है, इसलिए v1 बाई x1 अपॉन v2 बाई x2। तो v1 16, x1 32, v2 पूछ रहा है और x2 64 है, इसलिए कट जाएगा और v2 बराबर हमको 32 आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहाँ वेलोसिटी अगर 16 है, यहाँ वेलोसिटी हमको 32 हो गया। ये वेलोसिटी ग्रेडियंट का एप्लीकेशन है। विस्कोसिटी को डिफाइन कर देते हैं। विस्कोसिटी क्या है देखिए,
यह लेयर जब मूव करता है तो इस लेयर को साथे लेकर चलने की कोशिश करता है। तो विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग क्या है पहले समझ लिए। विस्कोसिटी का फिजिकल मीनिंग, विस्कोसिटी बताता है कि लिक्विड लिक्विड के बीच में एफिनिटी कितना है। अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में एफिनिटी अधिक है मतलब उसका विस्कोसिटी अधिक है। लिक्विड लिक्विड के बीच में एफिनिटी कम है तो विस्कोसिटी कम है। दूसरा बताता है, अगर विस्कोसिटी बताता है कि लिक्विड लिक्विड के बीच में इंटरेक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। अगर लिक्विड लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो विस्कोसिटी अधिक है, और लिक्विड लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इसका विस्कोसिटी कम है। इसका विस्कोसिटी बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेयर्स। तो विस्कोसिटी पहला के बाद क्या बताया, इट इंडिकेट्स एफिनिटी बिटवीन लेयर्स। लेयर लेयर के बीच में एफिनिटी कितना है यही बताया, एफिनिटी बिटवीन लेयर। अगर एफिनिटी अधिक है तो विस्कोसिटी अधिक है, एफिनिटी कम है तो विस्कोसिटी कम है। दूसरा, लेयर लेयर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो विस्कोसिटी अधिक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम है। तो इंडिकेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेयर्स। इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। अब विस्कोसिटी को डिफाइन कर देंगे। तब विस्कोसिटी को हम लोग फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जिसका विस्कोसिटी अधिक है उसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अधिक है, यह रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो विस्कोसिटी क्या हुआ, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर। इट अपोजेज relative motion between opposite layer. It opposes relative motion between adjacent layer. Adjacent इसका मतलब है कि विस्कोसिटी अधिक है, एफिनिटी अधिक है लेयर लेयर के बीच में, विस्कोसिटी अधिक है, लेयर लेयर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी को दूसरा अर्थ में कर सकते हैं, अगर विस्कोसिटी अधिक है तो लिक्विड लिक्विड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अधिक है, और विस्कोसिटी कम है तो लिक्विड लिक्विड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम है। इसका मतलब कि विस्कोसिटी क्या है, फ्लो ऑफ लिक्विड का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लो ऑफ लिक्विड। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है तो लिक्विड का फ्लो कम होगा, अब इंटरनल रेजिस्टेंस अधिक है तो लिक्विड का फ्लो ज्यादा होगा। ये विस्कोसिटी का मीनिंग है। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम डिफाइन करेंगे, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को न्यूटन साहब ने डिफाइन किया। यहां पर लेट अस कंसीडर लिक्विड which is supposed to be composed of
डिफरेंट लेयर्स। अब यहां पर हम देखते हैं यह लिक्विड जब फ्लो करता है, यह लिक्विड जब फ्लो करता है, इसको ध्यान से देखिएगा, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब बिल्कुल नया चीज ही बता रहे हैं, कहीं मिलेगा नहीं आपको, कहीं नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल नया चीज है, सोचा हुआ चीज है। यह लेयर जब मूव करेगा तो यह लेयर एडजेसेंट लेयर को लेकर साथ चलने की कोशिश करता है, इसी को समझना है। यह लेयर जब मूव करेगा तो यह अपने बगल वाला लेयर को साथ लेने की कोशिश, साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। यहीं पर छिपा हुआ है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि पानी के केस में क्या देखते हैं, इसको हल्का सा हम फोर्स देते हैं तो यह गोज टू फार अवे, और यही हानि के केस में क्या देखते हैं, हानि के केस में क्या देखते हैं कि इसको अगर हम फोर्स देते हैं तो चूंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, यह इस लेयर को साथ लेके चलने की कोशिश करेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है तो उसको छोड़ नहीं सकता है, अब साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा तो इसका इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा, इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा। यही बहुत हिडन फैक्ट है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। इफेक्टिव मास जब बढ़ जाएगा, यहां पर या साथ लेने की कोशिश किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इफेक्टिव मास घट गया, इसलिए एक्सेलेरेशन इसका बढ़ गया। अब एक्सेलेरेशन इसका बढ़ गया, इट गोज अवे टू फार अवे। इस पर ध्यान दीजिएगा, एक्सेलेरेशन बराबर क्या हुआ, फोर्स बाय मास। दोनों में सेम फोर्स अप्लाई किए हैं, मान लीजिए यहां भी किए हैं 10 न्यूटन, यहां भी किए हैं 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन क्या हुआ, ये कम मास लेकर जा रहा है तो एक्सेलेरेशन बढ़ गया। यह 10 न्यूटन क्या हुआ, इस लेयर को साथ लेकर जाकर कोशिश कर रहा है, इफेक्टिव मास बढ़ गया तो एक्सेलेरेशन घट गया, एक्सेलेरेशन घट गया तो वेलोसिटी घट गया, तो वेलोसिटी घट गया तो इट गोज अवे टू स्मॉलर डिस्टेंस। यही कारण है कि सेम फोर्स देने के बाद वाटर जितना दूर तक फ्लो करता है उतना दूर तक हानि फ्लो नहीं करता है। अब ये टूथपेस्ट के केस में देखिएगा, टूथपेस्ट के केस में कि अगर इस लेयर पर हम फोर्स देते हैं तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अधिक है, तो दोनों लेयर के बीच में इतना एफिनिटी है कि यह इसको साथ लेकर कोशिशें करेगा, साथ छोड़ नहीं सकता है, मतलब इफेक्टिव मास बहुत बढ़ जाता है। अब इफेक्टिव मास अगर बढ़ गया तो एक्सेलेरेशन करीब करीब 0 हो जाता है, इसलिए यह फ्लो नहीं कर पाता है। यही कारण है कि वाटर फ्लोज टू ग्रेटर डिस्टेंस, हनी फ्लोज टू स्मॉलर डिस्टेंस एंड टूथपेस्ट डज नॉट फ्लो ड्यू टू इफेक्टिव मास। यह बहुत हिडन फैक्ट है। आप कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी देखिए, विस्कस फोर्स ये बताता है कि लेयर के बीच में विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। एक लेयर जब स्लाइड करता है तो उस पर कितना फोर्स लगता है, यही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताता है। अब इसको न्यूटन साहब ने दिया है, तो विस्कस फोर्स एक्टिंग विस्कस फोर्स टेंजेंशियली लगता है, एक्टिंग टेंजेंशियली टू द लेयर, एक्टिंग टेंजेंशियली टू द लेयर, विस्कस फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द लेयर। बहुत लोग क्या करता है, विस्कस फोर्स एक्टिंग टू द लेयर लिख देता है, वह उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट किया है। तो विस्कस फोर्स जो होगा, जो लेयर हम लिए वो लेयर का एरिया
ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करेगा। एरिया अगर बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, एरिया बढ़ेगा, लेयर ज्यादा बढ़ेगा, लेयर ज्यादा बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा। इसलिए विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। और यहीं पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर नहीं की, यहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स में अंतर है। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑल्सो विस्कस फोर्स इज ऑल्सो फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में अंतर क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट है, लेकिन विस्कस फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। द विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड फ्रिक्शनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। यहीं पर फ्रिक्शनल और विस्कस फोर्स का अंतर है, इसके लिए लिख देते हैं। विस्कस फोर्स डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, viscous force depends upon area of contact। इससे आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने में बहुत हेल्प मिलेगा। साइंस में ऐसा क्यों होता है, उसका कुछ रीजन रहता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। बट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। यही विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स में अंतर है। सॉलिड में जो फ्रिक्शन लगता है वो एरिया ऑफ कांटेक्ट से फ्री है, और लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ विस्कस फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। बट फ्रिक्शनल फोर्स is independent of area of contact। सेकंड पॉइंट, विस्कस फोर्स जो है, देखिए इस लेयर पर इस लेयर पर विस्कस फोर्स काम कर रहा है। मान लें कि यह लेयर, इस पर विस्कस फोर्स लगाया F, ठीक। अभी लेयर का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब कि विस्कस फोर्स जिस लेयर पर लाएगा वो वेलोसिटी के अपोजिट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। वेलोसिटी राइट है तो विस्कस फोर्स लेफ्ट, वेलोसिटी लेफ्ट है तो विस्कस फोर्स राइट। इसलिए विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस v, इट अपोजिट टू वेलोसिटी। इसका मतलब हुआ इट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगेगा। इसको एक एक बात को हम क्लियर करते जा रहे हैं कि कम से कम आप लोग को इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। दूसरा बात क्या है, एक बात और देखिए, एक बात और देखिए, ये फिक्स सरफेस है, फिक्स सरफेस से अगर x डिस्टेंस पर जाएंगे तो वेलोसिटी v1 है, और x2 डिस्टेंस पर जाएंगे तो वेलोसिटी v2 है। इसका मतलब है कि जितना हाइट पर ऊपर जाएंगे, डिस्टेंस जितना बढ़ेगा वेलोसिटी उतना बढ़ेगा, अब वेलोसिटी उतना बढ़ेगा एक्सेलरेशन उतना अधिक होगा, तो एक्सेलरेशन उतना अधिक होगा, फोर्स अधिक लगेगा, मतलब विस्कस फोर्स भी अधिक लगेगा। तो विस्कस फोर्स जितना ऊपर हम जाते हैं उतना ज्यादा लगेगा। तो यहां पर विस्कस फोर्स डालेंगे, इसलिए तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद तीनों को कंबाइनिंग 1 2 3 F is proportional to minus A
वी बाई एक्स। अब एक साइंस का नियम है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो यहां भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट लेंगे ए ईटा ए वी बाई एक्स। यह जो कांस्टेंट हुआ ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का डिफरेंट जगह अलग अलग नाम होता है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अब इसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ये तो हुआ विस्कस फोर्स कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड किया। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन करने जा रहे हैं, उसको देखिएगा। इसलिए देखो फार्मूला निकला एफ बराबर माइनस ईटा ए वी बाई एक्स। इसलिए यहां पर ईटा बराबर हो जाएगा माइनस एफ बाई ए। इसको ऐसे लिखिए। इफ मान ले कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट लेयर 1 है और वेलोसिटी ग्रेडियंट भी 1 है, तो अगर एरिया को हम 1 रखेंगे और उस जहां पर एरिया है उसके लेयर पर वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 है, तो एफ बराबर माइनस ईटा। इसका मतलब है कि यूनिट एरिया पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, यूनिट एरिया अगर यूनिट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट यूनिट है, तो वहां पर जो विस्कस फोर्स है वही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड एज विस्कस फोर्स एक्टिंग यूनिट एरिया ऑफ लेयर टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी is defined as coefficient of viscosity is defined as viscous force। viscous force लिखना जरूरी है। viscous force defined as viscous force per unit area of layer। viscous force per unit area of layer, per unit area of layer, area of layer क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ लेयर where there is unit velocity gradient, where there is unit velocity gradient। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब इसका यूनिट पर ध्यान दें, क्योंकि यूनिट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है यूनिट। तो यूनिट यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो एफ बराबर निकला हम लोग को, अब इसे यूनिट निकाल रहे हैं। यूनिट ए बराबर माइनस ईटा ए वी बाई एक्स। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा ईटा बराबर एफ बाई ए अपॉन वी बाई एक्स।
तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया प्रेशर, तो प्रेशर यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट v बाई एक्स, इसका यूनिट होता है पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड बाई मीटर पर सेकेंड, तो पर सेकेंड हो गया। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट निकला न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ध्यान दे दीजिएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये सा यूनिट निकला, ये सा यूनिट, ये सा यूनिट, ये सा यूनिट। इसका सीजीएस यूनिट भी होगा, क्योंकि सीजीएस यूनिट कहीं ज्यादा होता है इसमें। तो सीजीएस यूनिट क्या हो गया, न्यूटन के जगह पर डाइन हो गया, डाइन, तो डाइन सेकंड, मीटर के जगह सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखियो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो यूनिट निकला डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यह सीजीएस यूनिट जो निकला इसी को पॉइज कहते हैं। तो वन पॉइज बराबर क्या निकला, 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइज is the CGS unit of coefficient of viscosity। अब SI यूनिट इसका क्या होगा उस पर हम सोचेंगे। SI यूनिट पॉइज के टर्म में, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का SI यूनिट इन टर्म्स ऑफ पॉइज, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस का यूनिट CGS के टर्म में पॉइज निकला। SI यूनिट पॉइज के टर्म में क्या निकलेगा देखते हैं। ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन सेकंड। अब सेंटीमीटर, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁴, 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ - 10 हो जाएगा, तो 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम पॉइज कहते हैं, इसलिए 10 पॉइज हो गया। इसलिए यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट हो गया क्या, सीजीएस यूनिट पॉइज, और SI यूनिट 10 पॉइज हो गया। आजकल क्या होता है कि यूनिट जनरली सेंटी पॉइज में लिखता है, सेंटी पॉइज। तो 1 सेंटी पॉइज बराबर SI कितना होगा इसका, उस पर ध्यान देते हैं। तो एक बात तो है कि 1 पॉइज बराबर हो गया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मान पास्कल हो गया, 1 पास्कल सेकेंड हो गया। अच्छा, 1 पॉइज बराबर हो गया, जनरली 0.1 होता है ना, 0.1 पास्कल सेकेंड हो गया। तो 1 सेंटी पॉइज बराबर सेंटीमीटर 10⁻² हो गया, तो 10⁻², और 0.1 है ये 10⁻1 पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड। इसलिए 1 सेंटी पॉइज बराबर 10⁻³ पास्कल सेकेंड होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट करेगा तो यहां पर बहुत गलत बना देता है, इसलिए 1 सेंटी पॉइज बराबर हो गया 10⁻³ मिली हो गया, तो 1 मिली पास्कल सेकेंड, पास्कल। आजकल यह खूब पूछता है, मच 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 इंपॉर्टेंट। यह
क्या देगा 1 सेंटीपॉइंट बराबर चॉइस देगा 1 सेंटी पास्कल सेकेंड 1 मिली पास्कल सेकेंड 1 डे का पास्कल सेकेंड या डन। तो यहां पर मैक्सिमम स्ट्रेन गलत करके आएगा कि 1 सेंटीपॉइंट बराबर कितना पास्कल सेकेंड।